न्यूज 24 नजर हर खबर पर। नमस्कार, न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। आसाराम और नारायण साईं, संत के नाम पर बदनुमा दाग। आसाराम और नारायण साईं को लेकर आए दिन होने वाले खुलासे इस बात को पुख्ता कर रहे हैं कि बाप और बेटे न सिर्फ संत की चादर ओढ़कर अय्याशी करते थे, बल्कि इनका रिश्ता भी आपसी साजिश का शिकार था। यह बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आसाराम नारायण साईं की शिकार साधिका ने दावा किया है कि नारायण साईं अपने पिता की अय्याशी का स्टिंग ऑपरेशन करना चाहता था। यह बात बहुत चौंकाती है। आसाराम की कुटिया में लड़की के जरिए खुफिया कैमरा भेजकर नारायण साईं स्टिंग करना चाहता था और फिर इसके जरिए वो पिता को ब्लैकमेल कर उसकी दौलत हड़पना चाहता था। कहने का मतलब यह है कि दुनिया को मोह और माया से दूर रहने की शिक्षा बांटने वाले बाप और बेटे खुद अय्याशी और दौलत के नशे में किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। तो सबसे बड़ा सवाल में आज हम इसी मसले पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं कि आसाराम के आश्रम में रह चुकी साधिका ने नारायण साईं पर क्या कुछ संगीन इल्जाम लगाए हैं। बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी, ये कहावत आपने सुनी होगी, लेकिन इस कहावत की जीती जागती मिसाल है आसाराम और उसका बेटा नारायण साईं। बलात्कार के संगीन इल्जाम में अगर आसाराम सलाखों के पीछे है, तो बलात्कार के इल्जाम के बाद बेटा नारायण भगोड़ा है। लेकिन बेटा बाप से भी बढ़कर है। इस हकीकत को बयां कर रही है वो पीड़िता जो नारायण साईं का शिकार हुई। नारायण ने उसको ये बोला था कि किसी लड़की को कैमरा लेके बापू के रूम में भेज देना चाहिए, मतलब वो स्टिंग करना चाहता था अपने बाप का। तो उसने ये बताया कि या तो फिर वो ब्लैकमेल करना चाहता है या तो फिर उसकी संपत्ति हड़पने के लिए कर रहा है, मतलब अपने बाप का बारे में भी ऐसी सोच रखता था वो। जी हाँ, ठीक सुना आपने। अय्याश बाप बेटे के बीच शह और मात का खेल होता था। बेटा नारायण साईं अपने पिता की सेक्स सीडी बनवाना चाहता था ताकि वो आसाराम को ब्लैकमेल कर उसकी हजारों करोड़ की संपत्ति को हथिया ले। लेकिन आसाराम को अपने बेटे की साजिश का शक था, इसलिए आसाराम अपने कमरे में पंखे नहीं लगवाता था। कुटिया के अंदर तस्वीरें भी नहीं लगी होती थी। आसाराम के कमरे में पर्दे भी नहीं लगे होते थे। आसाराम को डर था कि कहीं कोई खुफिया कैमरा न लगा दे। आसाराम की कुटिया के अंदर बाप बेटे में कैसा तिगड़म चलता था, जरा एक बार फिर से सुनिए कि पीड़िता क्या कह रही है। नारायण ने उसको ये बोला था कि किसी लड़की को कैमरा लेके बापू के रूम में भेज देना चाहिए, मतलब वो स्टिंग करना चाहता था अपने बाप का। तो उसने ये बताया कि या तो फिर वो ब्लैकमेल करना चाहता है या तो फिर उसकी संपत्ति हड़पने के लिए कर रहा है, मतलब अपने बाप का बारे में भी ऐसी सोच रखता था वो। पीड़िता के मुताबिक नारायण साईं का प्लान था कि लड़की को आसाराम की कुटिया में भेजा जाए और उस लड़की के जरिए आसाराम की कुटिया के राज को कैमरे में कैद किया जाए, फिर इस स्टिंग के जरिए आसाराम को ब्लैकमेल किया जाए। लेकिन बाप बेटे के बीच अय्याशी की सांप सीढ़ी का खेल यहीं जाकर खत्म नहीं होता। पीड़िता के मुताबिक इस खेल का एक और घिनौना सच है जो संत कहलाने वाले आसाराम और नारायण साईं के चेहरे से नकाब उतार फेंकता है। जरा सुनिए बाप बेटे की शिकार पीड़िता आसाराम और नारायण साईं के आश्रम के अंदर का कौन सा संगीन राज बेपर्दा कर रही है। हाँ, ये बात में सच्चाई है कि दोनों की मतलब जिसको पसंद आए लड़कियों को दूर रखते थे एक दूसरे के। पीड़िता के मुताबिक आसाराम के आश्रम में लड़की का यौन शोषण आम बात थी। जो लड़की आसाराम को पसंद आ जाती वो उसे नारायण साईं के पास जाने से रोकने का भरपूर इंतजाम करता। यही आलम नारायण साईं का भी था। वो अपनी पसंद की लड़की पर आसाराम की नजर नहीं पड़ने देता था।
नारायण साईं इतना रंगीन मिजाज था कि वो कृष्ण लीला के बहाने साधिकाओं के साथ रास लीला करता। ऐसा करके वो आश्रम में आने वाली लड़कियों को अपने अय्याशी के जाल में फंसाता था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और सोचिए भला ऐसे में इस परिवार के लिए आप क्या कहेंगे? संतों का परिवार तथाकथित तौर पर, और वहां पर इस तरीके का घिनौना काम, ऐसा आचरण। हम अपने साथ कई खास मेहमानों से इस पूरे मसले पर चर्चा करेंगे। आपको सबसे पहले मिलवा दें, स्वामी चक्रपाणी हमारे साथ मौजूद हैं। आप आसाराम के समर्थक हैं। अखिलेश तिवारी से भी हम बात करेंगे, आसाराम के आप समर्थक हैं। हमारे साथ एक और शख्स जुड़े हैं लखनऊ से, पूर्व सेवादार आसाराम के, उनसे भी हमारी बातचीत होगी। साध्वी नंदिनी हमारे साथ मौजूद हैं और स्टूडियो में सामाजिक कार्यकर्ता टीना शर्मा। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके पास आऊं उससे पहले जरा दर्शकों को एक तस्वीर में दिखा देता। उससे पहले दिखाते हैं आपको कि 58 दिनों से फरार नारायण साईं की तलाश नेपाल में कैसे हो रही है। देखिए जरा तस्वीरें देखिए। देश की पुलिस के अलावा नेपाल की पुलिस भी नारायण साईं को ढूंढ रही है। नेपाल के सभी थानों में नारायण साईं के पोस्टर चिपका दिए गए हैं और इन पर लिखा गया है इंडियाज मोस्ट वांटेड। एक संत के लिए, तथाकथित संत के लिए, नारायण साईं को पकड़ने के लिए नेपाल में रेड अलर्ट है। इसके अलावा आपको बता दें कि भारत नेपाल सीमा पर भी खास चौकसी बरती जा रही है। नारायण स्वामी के गुजरात पुलिस द्वारा पंपलेट प्राप्त हुए हैं। इनको बॉर्डर पे लगा दिया गया है और भारत से नेपाल जाने वाली हर गाड़ियों की कर्मचारियों सहित सघन तलाशी ली जा रही है। वो किसी भी बेस में नेपाल जा सकता है, इसलिए हर तरीके से सतर्कता बरतते हुए तलाशियां ली जा रही हैं। तो नारायण साईं के किस्से हर रोज सामने आ रहे हैं, एक से एक चौंकाने वाले खुलासे। नारायण साईं लेकिन कहां है इसका पता नहीं चल पा रहा है। स्वामी चक्रपाणी, आप तो नारायण साईं और आसाराम के समर्थक हैं, शुरू से ही इस पूरे मामले में लगातार उनके समर्थन में है। आपसे ही मैं सबसे पहले सवाल पूछ रहा हूं, क्या आपको कभी ऐसा नहीं लगता, कभी कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं होती कि आखिर किस परिवार का आप बचाव कर रहे हैं? देखो, शर्मिंदा तो आपको होना चाहिए और पूरा देश आपके चैनल और आप जैसे मीडिया पे शर्मिंदा है कि ये आपका कहना है स्वामी चक्रपाणी। अगर मीडिया ने इस तरह मेरी बात नहीं दिखाई होती, जिस तरह का सुनो, अरे मेरी बात तो चाहे वो सलाखों के पीछे आसाराम नहीं जाते, आज ये पूरी काली करतूत सामने नहीं आती। एक बेटे पर, स्वामी चक्रपाणी, बेटे पर आरोप लग रहा है कि बाप का स्टिंग कर रहा है, सेक्स सीडी बनवा रहा है, और आप कह रहे हैं कि आपको शर्मिंदगी नहीं हो रही है अगर आप उनका बचाव कर रहे हैं। देखो, ऐसा है, जिस प्रकार से नारायण साईं और आसाराम बापू को राष्ट्रीय मैटर बना करके लेके चल रही है, बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। पूरा देश आप ही लोगों ने तो कहा था कि उनके खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय साजिश हुई है। आरोप लगा सुप्रीम कोर्ट की। आपकी पत्रकार आनंद, मैं आपकी पत्रकारिता को सलाम करूंगा अगर उस जज के खिलाफ आपने एक भी डिबेट अगर चलाई हो, लेकिन आप लोगों ने नहीं चलाई। आपको जानकारी नहीं है स्वामी चक्रपाणी। न्यूज़ 24 देखा करें, आपकी जानकारी पर मुझे अचरज है। आप चैनल देखते नहीं है और सिर्फ आप आरोप लगा रहे हैं। हमने उस मसले पर चर्चा की, सारे चैनल चला रहे हैं, सारे चैनल आप बेतुके आरोप लगा रहे हैं। और आज तो सुबह से ही चर्चा हो रही है। एक बार भी आपके टीवी चैनल स्वामी चक्रपाणी गलत बोल रहे हैं। मैंने डिबेट किया उस चैनल में। स्वामी चक्रपाणी, क्या आपके पास आसाराम और नारायण साईं के बचाव में बोलने के लिए में आपको यहाँ बुलाया गया है? आरोप की नीति क्यों अपना रहे हैं? आरोप इसी प्रकार से 3-4 महीने तक इसी तरह से आप लोगों ने दिखाते रहे पूरे देश को, जिस प्रकार से नहीं दिखाते। इसी पे आपकी आपत्ति है, जो गलत काम किया उन्होंने वो समाज के सामने लाना चाहिए था। लेकिन आज आपत्ति क्या है आपकी? आज जब बाइज्जत बरी हुए तो आपने आरोप लगाया है, एक पीड़िता ने आरोप लगाया है स्वामी चक्रपाणी, सरस्वती जी बरी हो गए। ये आरोप मीडिया ने नहीं लगाया है। एक महिला का कहना है कि बेटा ही बाप की सेक्स सीडी बना रहा था, नारायण साईं बनवाना चाहता था। देखो, ऐसा है, आप किसी को मुंह ढक करके बीसीओ बयान आप दिलवा लो और आप जो चाहे किसी पे आरोप लगवा लो, इस तरह हो। आरोप हम नहीं लगा रहे हैं राष्ट्रपति स्वामी चक्रपाणी। आप बात को कहीं और घुमाने की कोशिश करें। टीना शर्मा, ये रवैया क्या बताता है स्वामी चक्रपाणी का? क्या इनके पास अपने समर्थन में, आसाराम के समर्थन में, नारायण साईं के समर्थन में बोलने के लिए कुछ नहीं है? के दिमाग के दिवालियापन पे पिछले टाइम में उनको जमानत नहीं मिली और नारायण साईं, चक्रपाणी जी प्लीज आप बोलने दीजिए।
अब नारायण साईं भगोड़ा हैं और मोस्ट वांटेड की कैटेगरी में आ गए हैं और नेपाल में उनको बॉर्डर पे ढूंढा जा रहा है, सब कुछ है। तो मुझे लगता है जो कानून की निगाह में गुनाहगार है वो सबकी निगाह में गुनाहगार है, हमें ये समझ लेना चाहिए। और दूसरी बात ये भी कि इतना तेज बोलने से, चिल्लाने से फैक्ट्स आपके करेक्ट नहीं हो जाएंगे। फैक्ट्स पे बात कीजिए। आपने कहा कि चैनल्स नहीं दिखा रहे हैं मिस्टर गांगुली का केस, जज गांगुली का केस, तो सारे चैनल्स ने दिखाया है। आप बहुत गलत बात बोल रहे हैं। मैं आप ही के चैनल पे 2 बार डिबेट करके गई हूँ उसके बाद, और मुझे लगता है कि आज सुबह से चैनल्स दिखा रहे हैं तो सभी के केसेस दिखा रहे हैं। तेजपाल जो एक पत्रकार थे उनका भी चैनल्स ने दिखाया। तो आप ये मीडिया का अगर बायस्ड वो कह रहे हैं तो ये बहुत गलत बात है चक्रपाणी जी। और मैं, ठीक है, आप डिफेंड कीजिए चीजों को, कोई मना नहीं कर रहा है, आप यहाँ उनके समर्थक के रूप में बैठे हैं, पर सच्चाई को झूठ ना बनाएं और झूठ को सच्चाई ना बनाएं, इतनी आपसे रिक्वेस्ट है। साध्वी नंदिनी, ये क्या आसाराम के जो समर्थक हैं उन लोगों की हताशा झलक रही है अगर इस तरीके से वो रिएक्ट करते हैं, इस तरह की प्रतिक्रिया जाहिर करते हैं? एक पीड़िता ने आरोप लगाया है, ये मीडिया ने आरोप नहीं लगाया है, एक महिला ने आरोप लगाया है कि बेटा ही बाप का स्क्रीन करना चाहता था, सेक्स सीडी बनवाना चाहता था। पूरा समय बोलते रहेंगे, किसी को बोलने नहीं देंगे। स्वामी चक्रपाणी, मात्र मेरा सवाल साध्वी नंदिनी, मात्र नारायण साईं और आसाराम बापू ही एक देश के सबसे बड़े विषय हो। स्वामी चक्रपाणी, एक मिनट, साध्वी नंदिनी को बोलने दीजिए। हाँ साध्वी नंदिनी। हाँ जी अखिलेश, आपने क्या बोला? मुझे थोड़ी सी मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या नारायण साईं और आसाराम के समर्थक अगर इस तरह से इस मामले में रिएक्ट करते हैं तो क्या ये उन लोगों की हताशा झलक रही है, जिस तरीके से हर रोज एक झटका लग रहा है बाप बेटे को? मुझे तो ऐसा लग रहा है अखिलेश, ये जो चक्रपाणी जी हैं, इनको ये बहुत गहरे आसाराम के चक्र में पहले से ही फंसे हुए हैं, आज से नहीं फंसे हुए, ये बहुत पहले से इनके चक्र में फंसे हुए हैं, नारायण साईं और आसाराम के चक्र में। अभी भी अगर इन लोगों को समझ नहीं आई, अकल नहीं आई, तो पता नहीं किस दिन आएगी। मैं यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ कि कोई 1 या 2 रुपए का मोरपंख लगा करके 10 रुपए की बांसुरी खरीद करके गाना तो बन सकता है, लेकिन वास्तव में भगवान श्री कृष्ण नहीं बन सकते। उन्होंने गीता के अंदर लिखा है कि मेरा जन्म और कर्म दोनों दिव्य है। आप मुझे बताएं, ये जो आसाराम है और नारायण साईं है, कौन सा इनका कर्म अलौकिक है? जनता की आस्था को ठगा है, अलौकिक तो पता नहीं, लेकिन ऐसे ऐसे कर्म सामने आ रहे हैं कि हर कोई हैरान है। और अब तो साध्वी नंदिनी, ये पता चला है, एक महिला ने आरोप लगाया है कि बेटा यानी कि नारायण साईं अपने बाप आसाराम का स्टिंग ऑपरेशन करवाना चाहता था और वो भी एक सेक्स सीडी बनाना चाह रहा था। स्वामी चक्रपाणी, क्या इसके पीछे वजह हो सकती है? आप तो जानते हैं दोनों को। देखो ऐसा है, आपके पास कोई तो मैटर है नहीं। अरे वो बाप बेटे इतना प्रेम करते हैं आपस में कि बताओ, स्टिंग ऑपरेशन प्रेम में करवा रहे थे, लेते हैं करोड़ों लोग उनसे फीस है। झूठ है चक्रपाणी जी, एकदम ये झूठ बात है, वो बिल्कुल आपस में प्रेम नहीं करते हैं। चक्रपाणी जी विश्वास कीजिए, थोड़ा बीच ये दोनों बाप और बेटा, ये दोनों ही एक की मूली है, बाप बड़ी मूली है। आपको जानकारी नहीं है। स्वामी चक्रपाणी को सुन लीजिए, स्वामी चक्रपाणी को पहले अपना पक्ष रखने दीजिए, मैं आप तमाम मेहमानों के पास आऊंगा। स्वामी चक्रपाणी, देखिए किसी को बोलते बीच में ना बोले कृपया, हम भी देखो बीच में नहीं बोलना है तब तो सुने ना। हाँ ठीक है। साध्वी नंदिनी, एक मिनट, स्वामी चक्रपाणी बताइए तो सही, क्या वजह थी, क्यों बेटा बाप का स्टिंग ऑपरेशन करना चाह रहा था, वो भी सेक्स सीडी बनवाना चाहता था? अब मैं, आप उन्हीं से पूछिए, अब नंदिनी से पूछिए, मैं नहीं बोलूंगा। स्वामी चक्रपाणी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, वो बोल ले उसके बाद मुझे बोल। नहीं, आप ही बोलेंगे, बोलिए, सुन रहे हैं हम लोग। ना बोल लीजिए, उनसे पूछिए। अरे आप तो शांत हैं स्वामी चक्रपाणी, कहाँ आप आक्रोशित हो रहे हैं? शांत मिजाज के हैं, और आप तो आपने पानी भी पी लिया, आप जवाब दीजिए। ठीक है। जब चक्रपाणी जी बताइए। नहीं देखो ऐसा है, बीच में एक दूसरे की अगर चीरहरण ही सिर्फ करनी है तो चीरहरण कर लो, आप बोलना जितना बोल लो। नहीं, आप जवाब दीजिए, हम सुन रहे हैं। मुंह में क्या खुजली हुआ करती है कि हमें पे टारगेट करते हैं। आप जवाब दीजिए। देखो मेन विषय ये है कि एक नारायण साईं जो है, जी कौन बोल रहा है भाई, कौन बोल रहा है बीच में फिर बोला? अरे बोलिए स्वामी चक्रपाणी, आप ही बोलिए। क्यों बोलते हो? राहुल बोल रहा हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ साहब जवाब दीजिए। देखो ऐसा है, जो हाँ राहुल जी मैं जवाब दे रहा हूं। देखो नारायण, जो आसाराम बापू की बात है, आसाराम बापू से करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं, उनके पुत्र से भी काफी लोग जुड़े हुए हैं। तो ये बताओ कि जितने लोग करोड़ों लोगों को जोड़ा है, परिवार की तरफ पाला है, उसका पुत्र भला इस प्रकार के असंस्कारित कार्य क्यों करेगा? मेरा सवाल कुछ और था, जवाब नहीं दे रहे। मेरा सवाल कुछ और था। स्वामी चक्रपाणी, मेरा सवाल बहुत सीधा सा है। एक महिला ने आज आरोप लगाया है
कि बेटा यानी नारायण साईं बाप आसाराम का स्टिंग ऑपरेशन करना चाहता था, उसकी सेक्स सीडी बनवाना चाहता था। कौन सा परिवार ये आखिर हो सकता है और कैसा खानदान है, मुझे समझ में नहीं आता। ऐसा देखो, ऐसा है, ये तो असंभव बात है और मुझे तो विश्वास नहीं है कि इस प्रकार से कोई कार्य करेगा, और अगर जो करेगा तो उसकी जांच होनी चाहिए। आप नारायण साईं से मिलने गए थे, आप नारायण साईं से मिलने गए थे, एक बार मुझे भी कहा था नारायण साईं ने। एक मिनट आता हूं मैं आपके पास। क्या स्वामी चक्रपाणी कभी नारायण साईं ने ऐसा जिक्र किया कि इस तरह की कोई सीडी वगैरह वो बनवाना चाहते हैं? आपसे जब बातचीत हुई कोई कुछ कहा उन्होंने? आनंद जी देखो, ऐसा है कि नारायण साईं या आसाराम बापू, मैं बता रहा हूँ, आसाराम बापू के संस्कार नारायण साईं में है और हमें नहीं लगता कि इस प्रकार के वो कार्य सोच भी सकते हैं। लेकिन कौन से संस्कार आए? प्रेस कॉन्फ्रेंस में बल्कि कहा भी था कि मैं बापू के प्रति बड़ी प्रेम। जी, कौन से संस्कार आए स्वामी चक्रपाणी? बात कर रहे हैं, जो आरोप पिता पे लगे वही बेटे पे लगे, क्या वही संस्कार सीखा बेटे ने? दिखाई नहीं दिया। अरे यार, संविधान देखो, संविधान के धारा 20A में लिखा है कि जब तक आरोप सिद्ध न हो जाए वो अपराधी नहीं है। स्वामी चक्रपाणी, आपको संविधान की बहुत जानकारी है, आप लगातार संविधान का जिक्र करते हैं। मैं पहले भी आपको कह चुका हूँ, फंडामेंटल राइट्स हैं तो ड्यूटीज भी हैं। क्या नारायण साईं को ऐसे ही भागते फिरना चाहिए? पुलिस की जांच में सहयोग नहीं करनी चाहिए? क्या संविधान के प्रति कोई कर्तव्य नहीं है अगर वो भारतीय नागरिक और एक अच्छा नागरिक खुद को मानते हैं? बात करते हैं। मैं टीना शर्मा, हाँ बोलिए। चक्रपाणी जी, बिल्कुल आना चाहिए। ये तो मैं शुरू से कहता आया हूँ कि सब निश्चित रूप से कानून का सहयोग करना चाहिए। टीना शर्मा कुछ कह रही है आपसे, स्वामी चक्रपाणी सुन लीजिए। नए हड़प्पा मोहनजोदड़ो की खुदाई करके, अरे बोलने दो यार, हड़प्पा मोहनजोदड़ो की, अरे बोलने भाई, हड़प्पा मोहनजोदड़ो की खुदाई करके रोज नए जीवाश्म निकाले जा रहे हैं, ये अच्छा नहीं है। राष्ट्र में और भी समस्याएं हैं। नारायण साईं भागे फिर रही है, बहुत अच्छा है स्वामी चक्रपाणी। भुखमरी की विषय है और स्वामी चक्रपाणी नारायण साईं भागे फिर रहे हैं, कानून की मदद नहीं करेगा। उसका जवाब कभी नहीं देते, बातें हमेशा आसाराम के कुछ सेवादार हैं, कहना चाह रहे हैं लखनऊ से। हाँ बोलिए। आसाराम नारायण साईं पता नहीं कौन सी विषय है। अगर आप मेरे से खुद नारायण ने एक बार खुद मुझे कहा था कि आसाराम के कमरे में, बापूजी के कमरे में हम एक कैमरा लगाते हैं और बापूजी रात को क्या करते हैं। ये तो और चौंकाने वाली बात है स्वामी चक्रपाणी, ये तो बहुत ही चौंकाने वाली बात है। सुन लीजिए आसाराम के पूर्व सेवादार क्या कह रहे हैं, बोलिए। मैं आपको मुझे 2-3 मिनट दीजिए, मैं आपको बहुत गहरी बातें बताता हूँ आसाराम और नारायण के बारे में। एक बार नारायण ने खुद मुझे कहा था, नारायण ने खुद मुझे कहा था कि आप हमारे, एक बार एक छोटा सा कैमरा था, बहुत कॉम्पैक्ट सा कैमरा, उसने बोला कि ये बापूजी के कमरे में हम रात को लगा देंगे और यहाँ से बापूजी रात को क्या करते हैं ये सब हमको खबर मिल जाएगी। लेकिन मुझको कहा कि इस कैमरे से जो कुछ भी शूट हो तू मत देखना, ये कैमरा लाके मुझे दे देना, ऐसा उसने मुझे कहा। वैसे आसाराम जब कभी जहां कहीं रुकता है, उसके रुकने से पहले उसके पास एक मशीन थी, वो मशीन हम लोगों को दी जाती थी कि अगर कुछ ऐसा कुछ इंस्ट्रूमेंट, ऐसी कुछ चीज वहां लगी हुई है तो वो तुरंत सायरन करके बता देती थी। तो हम लोग जब कभी उसके लिए कुटिया अरेंज करते थे तो पहले प्लग लगाकर हम लोग वो चेक किया करते थे, बाथरूम में अलग, टॉयलेट में अलग, हर जगह उसको हम चेक करते थे। इस तरह की चीज कभी कोई वहां लगी हो स्टिंग ऑपरेशन के लिए तो हमेशा आसाराम बहुत सतर्क रहा करता था। ये बात खुद उसने मुझे कही थी एक बार। बताइए अखिलेश तिवारी, आप तो आसाराम के समर्थक हैं। चक्रपाणी जब दोनों बाप बेटे संत कहते हैं खुद को, ये कौन सा आचरण है तथाकथित संत का? और मैं भी कुछ बोलना चाहती हूं। एक मिनट टीना जी बोलिएगा, पहले अखिलेश तिवारी जरा मैं प्रतिक्रिया ले लूं। जी। अखिलेश आनंद जी, अभी तक मैं किसी के बीच में बोला नहीं, मुझे जरा 2 पॉइंट पूरा करने दीजिए। हाँ बोलिए आप छोटे में रखिएगा अपनी बात। हाँ, जो आपका विषय है संपूर्ण मिथ्या है। अच्छा, कोई भी एक इकलौता उनका पुत्र है, वो स्वयं उनके बाद मालक होता है। क्या कोई पुत्र अपने पिता के साथ इस प्रकार का षड्यंत्र सोच सकता है? तो पुत्र है क्या? निश्चित तौर से ये जितनी बातें कुछ की जा रही हैं वो आधार जी कलयुग है, कुछ भी हो सकता है। ऐसे बहुत सारे केसेस देखने में मिले हैं। एक बात ये कहना चाहूंगा, एक माँ अपने बच्चे को जान से मार सकती है तो बहुत बड़ी बात है, और ये जो हो रहा है तो बहुत साधारण सी छोटी सी बात है। आज 4 महीने से अखिलेश तिवारी जी, कानून जो है वो साक्ष्यों और सबूतों से चलता है, भावनाओं से नहीं चलता है। सिर्फ बाप बेटा और उसको आप तमाम चीजों से जोड़ दें कि संस्कृति है और ये है वो है कि नहीं हो सकता ऐसा। टीना शर्मा जी, कहाँ तक उचित है? आपको लगता है अखिलेश तिवारी के तर्क में कोई भी दम है?
या बेतुके तर्क दे रहे हैं वो? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि धर्म बेचने वाले अगर कहीं संस्कृति और मर्यादा की बात करें तो बहुत ही अनुचित होगा ये। अब अखिलेश जी, अब मैं बोल रही हूँ तो प्लीज आप चुप हो जाइए। प्लीज अखिलेश जी, आप चुप हो जाइए। आपने 2 लाइनों में बोलने के लिए बोला था, आप चुप हो जाइए, दूसरों को बोलने दीजिए। की चर्चा हो रही है, सुन लीजिए। कैसा संतों का आचरण है? आप संतों को बचा रहे हैं, आप क्या संतों का आचरण है? अखिलेश जी सुन लीजिए, टीना शर्मा कुछ कह रही हैं। अरे उनके करोड़ों करोड़ों भक्तों को हमें भी सुनने दीजिए। आपका ही प्रवचन सुनते रहेंगे क्या वो? सुनिए, उनके करोड़ों भक्तों को हमारा भी प्रवचन सुनने दीजिए प्लीज। करके आप शांत रहिए। अरे आप पहले आपका प्रवचन सुन लिया, पहले आप लोग क्यों शांत रहे? हम बिल्कुल भी शांत नहीं रहेंगे प्रकार से, जब तक तुम लोग झूठ, कितना झूठ आप लोग बोलते हैं, हर बात में आप लोग झूठ बोलते हैं, बातें घुमाते रहते हैं, कैसे शांत रहे बताइए? चुप नहीं रहेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये निश्चित तौर से डेविड का अपमान होगा। अपनी बात रखिए, आप नैतिकता पे ज्यादा ना बोलें, क्योंकि नैतिकता पे आप आसाराम और नारायण साईं का अगर समर्थन कर रहे हैं तो शायद ही हिंदुस्तान का कोई नागरिक हो जो आपके समर्थन में खड़ा होगा। टीना जी हाँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, पहली बात तो इनके पास कोई तथ्य नहीं है जिसकी चर्चा करे, तो ऐसे ही चिल्लाते हैं, हमेशा ऐसे ही चिल्लाते हैं। अखिलेश जी सुन लीजिए, नहीं तो आपकी आवाज कम करनी पड़ेगी हमें। मैं जितना म्यूट करना पड़ेगा आपको हमें। अखिलेश जी आपकी आवाज हमें कम करनी पड़ेगी, ऑडियो डाउन करना पड़ेगा अगर आप इसी तरह बोलते रहेंगे। मुद्दा बना अखिलेश जी सुन लीजिए, टीना जी उनके करोड़ों करोड़ों भक्त है तो मुद्दा तो अपने आप ही बन जाता है। आप क्या चाहते हैं? उनके लोगों तक उनका समाचार पहुंचाना भी तो जरूरी है। आप देखिए, मैं सिर्फ इतना फैक्ट्स पे बात करना चाहती हूँ कि आप देखिए, नारायण साईं आज की तारीख में भगोड़ा है, मोस्ट वांटेड है। आप क्या बात कर रहे हैं? आप किन लोगों की पैरवी कर रहे हैं? ये देश तस्वीरें उठा के फेंक रहा है। पिछले 4 महीने से मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ लोग आसाराम की बुराइयां करते हैं और लोग सच मान चुके हैं। लोग सच मान रहे हैं, लोग जो मीडिया में देख रहे हैं उसको मान के चल रहे हैं, क्योंकि कानून ने उनको कहीं ना कहीं दोषी करार दिया है। तो कानून का पालन हम सब लोग करते हैं और कानून के दायरे में हम सब लोग आते हैं। अब अखिलेश आप चुप नहीं होते, आपकी प्रॉब्लम ये है कि अखिलेश जी सुन लीजिए, अखिलेश जी दूसरा पक्ष सुनना नहीं चाहते। अखिलेश जी दूसरा पक्ष भी सुन लीजिए ना। आप लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। आप यहाँ पर आकर जो बोलते हैं वो समझ में नहीं आता, आप बोल क्या रहे हैं और उसके बाद आप सुनना भी नहीं चाहते लोगों को। अखिलेश इनका ऑडियो बंद क्यों नहीं करते हैं आप? मुझे लगता है कि हम इतना नहीं चिल्ला सकते हैं, प्लीज। ऑडियो तुम लोगों का बंद करना चाहिए। अरे आपस में लड़ाई मत कीजिए, लड़ाई मत कीजिए। आप लोग सभी प्रबुद्ध नागरिक हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। वो बोलने दें, क्या करें? जो सच बोलने आए वो बोल कर। अखिलेश जी मजबूरी में आपकी आवाज बंद करनी पड़ेगी। हम हमेशा ऐसे करते हैं। नीलम दुबे, अखिलेश तिवारी ऐसा ही बाकी मेहमानों को भी सुन लीजिए। साध्वी नंदिनी, मैं आपसे अब समझना चाहूंगा, ये कौन सा परिवार है? तथाकथित संत हैं ये, और बेटा बाप का स्ट्रिंग कर रहा है, समझ से बाहर है, वो भी सेक्स सीडी बनाने के लिए। अखिलेश, मैं सबसे पहले आपको ये क्लियर कर देना चाहती हूं और इस जनता को, देश की जनता को मीडिया के द्वारा सजग कर देना चाहती हूं कि ऐसे लोग जो तथाकथित संत हैं वो वास्तव में संत है ही नहीं। हमारे धार्मिक ग्रंथ शास्त्रों में संत की पहचान की गई। आप कमाल की बात करते हैं, आज का समाज कमाल की बात करता है, संत की क्या ये पहचान है? इन्होंने आज तक कभी आत्मा की बात नहीं की, कभी ईश्वर की बात नहीं की है। ये लोग तो मदारी कहलाने के लायक है और मदारी भी भीड़ इकट्ठी कर लेता है। ये बार बार जो दावा करते हैं 4 करोड़ 6 करोड़ शिष्य हैं इनके, कोई इनके इतने शिष्य नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इनका ढोंग है और इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। हम लोगों को बेवकूफ नहीं बना रहे। इन लोगों का हाल ऐसा है, दावा भी करता हूँ। हाँ बोलिए। बिल्कुल, ये लोगों की आस्था के साथ खेल रहे हैं। मैं क्या दावा करता हूँ? हाँ, हमारे साथ आसाराम के कुल सेवादार हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं। लायक नहीं है, इनका सोसाइटी से हटा देना चाहिए। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, बिल्कुल हटा देना चाहिए सोसाइटी के लिए। ऐसे लोग बिल्कुल चोर हैं। साध्वी नंदिनी, आपकी बात हम समझ गए, जरा सुन लीजिए, अब दूसरे पक्ष को सुनिए। 20 लाख आसाराम के सेवादार। अच्छा ये बताइए, आपको क्या जी मैं आपको बताना चाहता हूं। एक मिनट मेरा सवाल सुन लीजिए, एक मेरा सवाल सुन लीजिए कि जो ये आरोप लगा है, हम आज की बात कर रहे हैं, पुरानी बातों में जाएंगे तो बड़ी, ये जो काला चिट्ठा है बहुत लंबा चौड़ा है, खुलने लगेगा, कड़ियां एक पर एक खुलने लगेंगी। लेकिन आज एक पीड़िता ने जो आरोप लगाया, एक महिला ने आरोप लगाया है कि बेटा बाप का स्टिंग ऑपरेशन करना चाहता था, सेक्स सीडी बनवाना चाहता था। क्या वजह इसके पीछे आपको नजर आती है? क्या वजह हो सकती है? आप आसाराम के साथ रहे लंबे वक्त तक, बताइए। देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि आपस में इन परिवार के अंदर किसी से भी प्रेम नहीं है, एक दूसरे से बहुत नफरत करते हैं, बहुत ज्यादा द्वेष है।
आसाराम कभी नहीं चाहता कि नारायण मेरी तरह चमके, जिस तरह से मैं चमक रहा हूं आज नारायण भी चमके। इस तरह की कोई चीज कभी नहीं चाहते, इसलिए एक दूसरे को ये हमेशा काटने की कोशिश में लगे रहते थे। नारायण का प्रोग्राम होता तो आसाराम विशेष रूप से लड़कों को भेजा करता था आश्रम के कि इसके प्रोग्राम को फ्लॉप करो, चौपट करो, कैसे भी करो। एक बार नारायण नेपाल के टूर पे जा रहा था प्रोग्राम के लिए, तो उसने अपने गार्ड देवेंद्र को उसके साथ भेजा और बोला इसके प्रोग्राम को चौपट करना और पुलिस को कंप्लेन करना कि जिसकी गाड़ी में लाल बत्ती और सायरन है। उसने कंप्लेन की, टोल नाके पे पकड़ा गया, इसके सारे कपड़े तक चेक किए गए, पूरी गाड़ी खाली की गई, सायरन भी छीन लिया गया। ये आपस में एक दूसरे को बाहर से दिखाते थे लेकिन अंदर से एक दूसरे को काटने में लगे रहते थे। यही हाल भारती का भी हो गया है। एक सवाल खड़ा हो गया है, मैं स्वामी चक्रपाणी से इस पर जवाब लूंगा। क्या दौलत के पीछे बाप बेटे पागल थे? एक ब्रेक के बाद देखते रहिए सबसे बड़ा सवाल।